आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटका सर्किल के पीएसए के 2024 के क्वेश्चन पेपर की। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसके मैथ और रीजनिंग वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी कर रहे हैं और आपको बुक्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए या ऐसी बुक चाहिए जिसमें टॉपिक वाइज, क्लोज वाइज, रूल वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स आपको मिल जाएंगी, थ्योरी वाली बुक्स भी आपको मिल जाएंगी। और बेहतर तरीके से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासेस में भी आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है पर्यावरण को बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की। इस शुरुआत में, इस जर्नी में ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा पौधे लगाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कर्नाटका सर्किल का 2024 का पीएसए का ये क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है, एब्रीविएशन ऑफ आरटीएन इन डीओपी। डीओपी में आरटीएन का संक्षिप्त रूप क्या है? आरटीएन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सी ऑप्शन करेक्ट आएगी, रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। The postal road transport network is a dedicated system used by India Post to efficiently move mail and parcels across the country. डाक सड़क परिवहन नेटवर्क एक समर्पित प्रणाली है जिसका उपयोग भारतीय डाक द्वारा देश भर में मेल और पार्सल को कुशलतापूर्वक ले जाने के लिए किया जाता है, खासकर छोटी दूरी के लिए। तो ये जो रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है डाक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लंबी दूरी के लिए रेल और हवाई जैसे परिवहन के अन्य साधनों का पूरक है। यह नेटवर्क विशेष रूप से ई कॉमर्स वस्तुओं और आवश्यक वस्तुओं के लिए तेज और अधिक विश्वसनीय डिलीवरी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो आरटीएन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? रोड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। Sender of an article posted in RMS van if requested to examine। RMS वैन में पोस्ट किए गए लेख का प्रेषक, और लेख यदि प्रेषक क्या करता है? लेख की जांच करने का अनुरोध करता है। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, नोट परमिटेड, इस चीज की अनुमति नहीं है। अकॉर्डिंग टू पोस्टल मैनुअल, नो पर्सन नॉट बिलोंगिंग टू द डिपार्टमेंट, कि कोई भी व्यक्ति अगर विभाग से जुड़ा हुआ नहीं है, मे एग्जामाइन एन आर्टिकल पासिंग थ्रू दी पोस्ट, तो उसे डाक के माध्यम से गुजरने वाले किसी भी आर्टिकल की जांच करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। दिस मीन्स द सेंडर इज नॉट अलाउड टू एग्जामाइन द आर्टिकल इफ रिक्वेस्टेड बाय पोस्टल ऑफिशियल्स। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि डाक अधिकारियों द्वारा अनुरोध किए जाने पर प्रेषक को जांच करने की अनुमति नहीं मिलेगी। तो कोई भी व्यक्ति जब एक बार डाक वस्तु पोस्ट कर देता है, इवन कि आपने अगर कोई डाक वस्तु पोस्ट की है, तो आप दोबारा से उस आर्टिकल की जांच नहीं कर सकते जब तक कि वो प्राप्तकर्ता को वितरित ना हो जाए या वापिस आपको डिलीवर ना कर दी जाए। तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। मेटल टोकन इज कैरिड बाई, धातु टोकन किसके द्वारा कैरी किए जाते हैं? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, मेल गार्ड्स के द्वारा इनको कैरी किया जाता है, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स इनको कैरी नहीं करते हैं। अ मेटल टोकन ऑफ ऑथराइज्ड टाइप मस्ट बी कैरिड बाई ऑल आरएमएस ऑफिशियल्स। अधिकृत प्रकार के धातु टोकन सभी आरएमएस अधिकारियों द्वारा कैरी किए जाते हैं, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को छोड़कर। सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स या पर्यवेक्षण अधिकारियों को छोड़कर आरएमएस के सभी अधिकारियों द्वारा अधिकृत प्रकार के मेटल टोकन्स को कैरी किया जाता है। क्यों कैरी करते हैं? हु ट्रैवल ऑन ड्यूटी इन अ व्हीकल और कंपार्टमेंट रिजर्व्ड फॉर द पोस्ट ऑफिस, जिन्हें अपनी ड्यूटी के दौरान डाक घर के लिए आरक्षित किसी व्हीकल या कंपार्टमेंट में यात्रा करनी पड़ती है, या फिर हु हैव टू एंटर द प्लेटफॉर्म फॉर एक्सचेंज ऑफ मेल्स, या डाक के आदान प्रदान के लिए जिन्हें रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करना पड़ता है।
क्यों अब उनको मेटल टोकन दिए जाते हैं? इन ऑर्डर टू शो देयर राइट टू बी प्रेजेंट इन दी मेल वैन और रिजर्व्ड कंपार्टमेंट और ऑन दी प्लेटफॉर्म, ताकि वो अपना अधिकार दिखा सकें कि उनको उस मेल वैन में या उस रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में या प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने की अनुमति है। तो जितने भी रिकॉर्ड ऑफिसर्स हैं, सॉर्टिंग असिस्टेंट्स, मेल गार्ड्स और ग्रुप डी ऑफिशियल्स, इनको क्या करना पड़ता है? किसी भी समय अपनी ड्यूटी के दौरान मेल वैन में या रिजर्व्ड कंपार्टमेंट में यात्रा करनी पड़ सकती है, या डाक के आदान प्रदान के लिए रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करना पड़ सकता है। इसलिए इनको क्या दिए जाते हैं? धातु टोकन दिए जाते हैं। बट इज द मैक्सिमम वेट लिमिट ऑफ एन एरोग्राम? एरोग्राम का अधिकतम वजन क्या हो सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। किसी भी एरोग्राम का मैक्सिमम वेट 3 ग्राम हो सकता है। द कॉस्ट ऑफ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बाय अ पेंशनर थ्रू पोस्टमैन, पेंशन भोगी द्वारा डाकिया के माध्यम से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करने की लागत क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 70 रुपीज है द कॉस्ट फॉर पेंशनर टू ऑब्टेन अ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट थ्रू अ पोस्टमैन और ग्रामीण डाक सेवक। कोई भी पेंशनर है, पेंशन भोगी है, जिसको कोई पेंशन मिलती है, अगर उसे अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो डाकिया या ग्राम डाकिये के माध्यम से बनवा सकता है। इसके लिए उसको 70 रुपीज का भुगतान करना होगा और ये 70 रुपीज विद जीएसटी है। When a registered article of the letter mail or a parcel is received in the office of delivery in a damaged condition, जब भी कोई पत्र डाक का या पार्सल डाक का पंजीकृत लेख ऑफिस ऑफ डिलीवरी में डैमेज्ड कंडीशन में या क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है, will be sent by postmaster of that office to requesting him to attend the post office within days in the case of inland article and in days in the case of foreign article to taken delivery of it। तो जब भी कोई ऑफिस ऑफ डिलीवरी में रजिस्टर्ड आर्टिकल, चाहे वो पत्र डाक का हो चाहे पार्सल डाक का हो, क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है, क्या किया जाता है? एक नोटिस भेजा जाता है। नोटिस किसे भेजा जाता है? एड्रेसी या प्राप्तकर्ता को भेजा जाता है कि अगर उसका आर्टिकल क्या है, अंतर्देशीय आर्टिकल है, इनलैंड आर्टिकल है, तो उसका वितरण लेने के लिए 7 दिन के भीतर, फॉरेन आर्टिकल है तो 15 दिन के भीतर वो पोस्ट ऑफिस में आकर अपनी डाक वस्तु का वितरण ले सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी कोई पंजीकृत डाक वस्तु क्षतिग्रस्त स्थिति में ऑफिस ऑफ डिलीवरी में प्राप्त होती है तो एक नोटिस भेजा जाता है प्राप्तकर्ता को। अगर अंतर्देशीय डाक वस्तु है तो 7 दिनों के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय वस्तु है तो 15 दिनों के भीतर वो अपनी डाक वस्तु का वितरण ले लेगा। साइज ऑफ आईडी कार्ड एज पर पीओ गाइड, पोस्ट ऑफिस गाइड के अनुसार आईडी कार्ड का आकार क्या हो सकता है? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 88 मिलीमीटर बाई 63 मिलीमीटर हो सकता है। अ सिस्टम ऑफ आइडेंटिटी कार्ड्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाई द पोस्ट ऑफिस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ टूरिस्ट्स, traveling representatives of firms and other members of the public who experience difficulty in establishing their identity in connection with postal transactions like receipt of registered and insured articles, payment of money orders in the post town through which they pass। तो क्या है आपकी आईडी कार्ड या आइडेंटिफिकेशन कार्ड किनकी सुविधा के लिए इनको जारी किया जाता है? कोई भी टूरिस्ट है, ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव है किसी फर्म का, या जनता के अन्य सदस्य जिन्हें किसी भी डाक लेन देन के संबंध में कोई भी डिफिकल्टी या मुश्किल का सामना करना पड़ता है, वो अपना आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। पोस्ट रेस्टेंट मीन्स, पोस्ट रेस्टेंट का क्या मतलब होगा? करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। ऐसे आर्टिकल जिनके ऊपर क्या सुपरस्क्रिप्शन है, टू अवेट अराइवल, केयर ऑफ पोस्ट ऑफिस या केयर ऑफ पोस्ट मास्टर, इस तरह की सुपरस्क्रिप्शन वाले आर्टिकल्स को पोस्ट रेस्टेंट आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल्स सुपरस्क्राइब्ड टू बी केप्ट टिल कॉल्ड फॉर टू अवेट अराइवल और आल्सो एड्रेस्ड पोस्ट ऑफिस ऑल कम्स अंडर पोस्ट रेस्टेंट। तो इस तरह की सुपरस्क्रिप्शन वाली सभी डाक वस्तुएं पोस्ट रेस्टेंट सेवा के अंतर्गत आती हैं और इनके ऊपर प्राप्तकर्ता का पता अवश्य होना चाहिए।
पीरियड विद इन विच कंप्लेंट्स शुड बी रेफर्ड फॉर मनी ऑर्डर वीपी आईपीओस, वह अवधि जिसके भीतर मनी ऑर्डर, वैल्यू पेबल आर्टिकल और इंडियन पोस्टल ऑर्डर के संबंध में शिकायत की जानी चाहिए। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 12 महीने के भीतर। तो शिकायतें किस अवधि के भीतर की जानी चाहिए? अगर हम बात करें मनी ऑर्डर्स के मामले में या वैल्यू पेबल आर्टिकल्स के मामले में, तो मनी ऑर्डर जारी होने की तारीख या आपके वैल्यू पेबल आर्टिकल की बुकिंग की तारीख से 12 महीने के भीतर इनके संबंध में शिकायत की जा सकती है। 2 years इन केस मनी ऑर्डर इशूड एट फील्ड पोस्ट ऑफिस, अगर फील्ड पोस्ट ऑफिस से कोई मनी ऑर्डर जारी किया जाता है उसके संबंध में 2 साल के भीतर शिकायत की जा सकती है। 12 months इन केस फैमिली अलॉटमेंट मनी ऑर्डर remitted on behalf of seamen working in Indian merchant ships, भारतीय व्यापारी जहाज़ों में काम करने वाले नाविकों की ओर से भेजे गए पारिवारिक आवंटन मनी ऑर्डर के मामले में शिकायत 12 महीने के भीतर की जा सकती है। Complaints relating to loss or damage to a registered or insured article where a claim for compensation is made, पंजीकृत या बीमित लेख के नुकसान या क्षति से संबंधित शिकायतें जहां मुआवजे के लिए दावा किया जाता है, डेट ऑफ पोस्टिंग से 3 महीने के भीतर शिकायत की जाएगी। अदर कोई भी अंतर्देशीय डाक से संबंधित शिकायत है, डेट ऑफ इंसिडेंट से 6 महीने के भीतर की जाएगी। मिसकैरेज, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ पोस्टल ऑर्डर, अगर आईपीओ को कोई नुकसान हो जाता है, मिसकैरेज या डिस्ट्रक्शन होती है, तो उस मामले में मंथ ऑफ इशू के लास्ट दिन से 12 महीने के भीतर आप शिकायत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रजिस्टर्ड लेटर कैन बी डिलीवर्ड टू, पंजीकृत पत्र का वितरण किसको किया जाता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। जो रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं, क्योंकि ये एड्रेसी स्पेसिफिक होते हैं, प्राप्तकर्ता विशिष्ट होते हैं, इसलिए इनको प्राप्तकर्ता को ही वितरित किया जाएगा या प्राप्तकर्ता द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति को भी इनका वितरण किया जा सकता है। केसेस इन विच रजिस्ट्रेशन इज कंपल्सरी, ऐसे कौन से मामले हैं जहां पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है? अ पार्सल एक्सीडिंग 4 kg, कोई भी पार्सल है जिसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण कंपल्सरी होगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसके बाद कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल जिसका एक बार वितरण हो चुका है और दोबारा से उसको रीपोस्ट किया जाता है, तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं, कौन से ऐसे मामले हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है? तो कोई भी पार्सल अगर उसका वजन 4 किलोग्राम से ज़्यादा होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन आपको करनी होगी। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, उसके लिए आपको उसकी रजिस्ट्रेशन करनी होगी। कोई पार्सल अगर किसी ऐसे स्थान के लिए भेजा जाता है जहां को पार्सल भेजने के लिए कस्टम डिक्लेरेशन की आवश्यकता हो, कोई भी आर्टिकल जिसमें स्टैंप, लेबल्स, चेक, हुंडी, बैंक नोट, बैंक पोस्ट बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज हो, ऐसा कोई लेटर आर्टिकल जिसके ऊपर पंजीकृत शब्द लिखा हुआ हो, फिर उसके बाद कोई आर्टिकल जिसका वितरण हो चुका है और वो पंजीकृत आर्टिकल था, तो जब उसको रीपोस्ट किया जाएगा उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाती है। और कोई भी वैल्यू पेबल आर्टिकल अगर है तो उसकी भी रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी होती है। Where there has been misdelivery arising out of incorrectness or incompleteness of the address written by the sender in insurance article, then compensation will be, यदि बीमा लेख में प्रेषक द्वारा लिखे गए पते की अशुद्धि या अपूर्णता के कारण गलत डिलीवरी हुई है तो मुआवजा कितना दिया जाएगा? नो कंपनसेशन, कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। तो बीमाकृत डाक वस्तुओं के संबंध में कब मुआवजा नहीं दिया जाता है? Where there has been misdelivery arising out of incorrectness or incompleteness of the address written by sender, जहां पर किसी इंश्योर्ड आर्टिकल का गलत वितरण हो जाता है। क्यों गलत वितरण हो जाता है? प्रेषक द्वारा दिए गए इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट एड्रेस की वजह से गलत वितरण होता है, तो उस इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। Where there has been fraud on the part of sender of addressee, जहां पर प्राप्त करता या प्रेषक की ओर से कोई भी फ्रॉड किया जाता है। Where the insured article has been delivered to addressee and he has signed and returned the receipt, therefore
तो जहां पर कोई बीमाकृत डाक वस्तु प्राप्तकर्ता को वितरित कर दी जाती है और प्राप्तकर्ता उस वस्तु के लिए, उस इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए रसीद पर हस्ताक्षर करके उस रसीद को वापस कर देता है, तो उसके लिए बाद में कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाएगा। फिर जहां पर प्रेषक डेट ऑफ पोस्टिंग के 3 महीने के भीतर शिकायत नहीं करता है, जहां पर नुकसान किस वजह से हुआ है, जहां पे नुकसान हुआ है इम्प्रॉपर या इनसिक्योर पैकिंग की वजह से, यानी कि पैकिंग आपने सही तरीके से या सुरक्षित तरीके से नहीं की थी, तो ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है कहाँ पे आपको कंपनसेशन या मुआवजा नहीं दिया जाएगा। वॉइड मनी ऑर्डर्स कैन बी पेड बिफोर, अमान्य मनी ऑर्डर का भुगतान कितने समय के भीतर किया जा सकता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, 1 साल की अवधि के भीतर किया जा सकता है। इफ पेमेंट ऑफ अ मनी ऑर्डर to the payee cannot be affected and the amount cannot be repaid to remitter owing to the latter not being found, the order will become void after the last date of second following month in which order issued। यदि अदाता को मनी ऑर्डर का भुगतान नहीं किया जा सकता है और प्रेषक के ना मिलने के कारण उसे राशि वापस नहीं की जा सकती है, तो आदेश अमान्य हो जाएगा। और कोई भी आदेश अमान्य कब हो जाता है? जिस महीने में इसको जारी किया जाता है उसके अगले महीने के लास्ट दिन या अंतिम दिन पर यह अमान्य हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो वॉइड मनी ऑर्डर या अमान्य मनी ऑर्डर क्या होता है? एक ऐसा मनी ऑर्डर जिसका भुगतान पेई को ना किया जा सके, जिसका भुगतान उसके प्राप्तकर्ता को ना किया जा सके और बाद में जब वो रिटर्न टू सेंडर किया गया तो उसका सेंडर या रिमीटर भी नहीं मिला और रिमीटर को भी आप उसका भुगतान नहीं कर पाए, तो ना आप उसको प्राप्तकर्ता को दे पाए ना उसको प्रेषक को दे पाए, अब आपके पास वो मनी ऑर्डर बचा हुआ है तो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। लेकिन किस अवधि के बाद उसको अमान्य मानना चाहेगा? जिस महीने में इसे जारी किया गया था उसके अगले महीने के लास्ट दिन पर, उसके बाद इसको अमान्य मानना चाहेगा। तो जो भी वॉइड मनी ऑर्डर होंगे उनकी राशि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट कर दी जाती है। लेकिन जैसा क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी मनी ऑर्डर जब वॉइड हो जाता है, कब हो जाता है? जिस महीने में जारी किया जाएगा उसके अगले महीने के लास्ट दिन के बाद ये वॉइड हो जाएगा। वॉइड मनी ऑर्डर के लिए या अमान्य मनी ऑर्डर के लिए अगर पेई या रिमीटर दोनों में से कोई भी बाद में आवेदन करता है तो उस मनी ऑर्डर की राशि पोस्टल अकाउंट ऑफिसर की अथॉरिटी से पे या रिमीटर को दी जा सकती है। लेकिन इस तरह का जो आवेदन है मनी ऑर्डर के जारी होने के 1 वर्ष की अवधि के भीतर करना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। For booking of registered articles in bulk, at least excluding insurance per day is required। पंजीकृत वस्तुओं की थोक में बुकिंग के लिए प्रतिदिन कम से कम कितने लेखों की आवश्यकता होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी आ जाएगा। For the convenience of firms and other institutions posting at least 10 registered articles daily। तो ऐसी कोई भी फर्म है या ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो प्रतिदिन कम से कम 10 पंजीकृत डाक वस्तुएं पोस्ट करता है। इंश्योर्ड आर्टिकल्स की बात नहीं की है, इनको बीच में इंक्लूड नहीं करना है। इंश्योर्ड आर्टिकल्स के अलावा अगर कोई भी फर्म या इंस्टीट्यूशन डेली 10 पंजीकृत डाक वस्तुएं पोस्ट करता है तो इस तरह के फर्म या इंस्टीट्यूशन की सुविधा के लिए क्या होता है? एक स्पेशल प्रोसीजर होता है। इस प्रोसीजर में क्या होता है? दे themselves write out the receipts and present them along with the articles to post office। अब पंजीकृत डाक वस्तुओं की बुकिंग के बाद जो रिसिप्ट दी जाती है वो रिसिप्ट इन फर्म्स या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा स्वयं लिखी जाती है और वो रसीद सहित आर्टिकल पोस्ट ऑफिस में बुकिंग के लिए प्रस्तुत करते हैं ताकि डाक घर में उनको बिना वजह से रुकना ना पड़े, अनावश्यक देरी से बचा जा सके। और इस फैसिलिटी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं। कोई भी अगर इस सुविधा का लाभ उठाना चाहता है तो लोकल सुपरिटेंडेंट के पास इस चीज के लिए आवेदन किया जा सकता है।
अमृत पैक्स 2023 was organized in consultation with the अमृत पैक्स 2023 का आयोजन किसके परामर्श से किया गया था? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और फिलैटेलिक कांग्रेस ऑफ इंडिया के परामर्श से या कंसल्टेशन से इसका आयोजन किया गया था। द हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन इज लोकेटेड इन विच कंट्री? बहुत दफा ये क्वेश्चन आ चुका है। एशियाई प्रशांत डाक संघ का मुख्यालय किस देश में है? इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, थाईलैंड में स्थित है। तो जब एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन की स्थापना हुई 1961 में, तो इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस बना था। इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 1962 को हुई, लेकिन वर्ष 2002 में इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड में चला गया। इफ एनी आर्टिकल पोस्टेड on board ships ocean going vessel during the stay of ship in an Indian port, यदि भारतीय बंदरगाह पर जहाज के ठहरने के दौरान समुद्र में जाने वाले जहाज़ों पर कोई लेख पोस्ट किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, मस्ट बी प्रीपेड विद इंडियन स्टैम्प्स। इसका भुगतान भारतीय डाक टिकटों के साथ किया जाएगा। इफ आर्टिकल पोस्टेड इन हाई सी, लेकिन अगर आर्टिकल को गहरे समुद्र में पोस्ट किया जाता है, हाई सी में पोस्ट किया जाता है, it must be prepaid with the stamps of the country to which vessel belongs। तो इस आर्टिकल के लिए डाक शुल्क का भुगतान करने के लिए उन स्टैंप्स का यूज किया जाएगा जो स्टैंप्स किस देश के होंगे, वो जहाज जिस देश का है उसी देश के डाक टिकटों के साथ इस आर्टिकल के लिए आपको भुगतान करना होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जहाज भारतीय बंदरगाह पर ठहरा हुआ है, उस समय उस जहाज में कोई आर्टिकल पोस्ट किया जाता है, तो उसके लिए डाक शुल्क का भुगतान भारतीय डाक टिकटों के माध्यम से करना है। अगर हाई सी के दौरान आप आर्टिकल पोस्ट करते हैं, तो जिस देश का वो जहाज है उस देश के डाक टिकटों के साथ उसका डाक शुल्क देना होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। Articles for the personnel of Indian Armed Forces serving outside India should be addressed to। भारत के बाहर सेवारत भारतीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के लिए लेख किसके पते पर भेजे जाने चाहिए? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इनको या तो 56 APU के पते पर भेजा जाएगा या फ्लीट मेल ऑफिस बॉम्बे के पते पर भेजा जाएगा। और ऐसे आर्टिकल जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस जो कहाँ पे कार्यरत हैं, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऐसे कार्मिक जो भारत के बाहर काम कर रहे हैं, उनकी डाक जब भी भेजी जाएगी अंतर्देशीय दरों के अनुसार उनको प्रीपेड किया जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उपरोक्त सभी सही हैं। इनको सभी देशों के लिए अंतर्देशीय डाक वस्तुओं की तरह ट्रीट किया जाता है और इनके ऊपर पोस्टेज चार्जेस में छूट नहीं मिलती है। इनके जो भी पोस्टेज चार्जेस बनेंगे उनका भुगतान भी करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कंपनसेशन फॉर लॉस और टोटल थेफ्ट और टोटल डैमेज ऑफ इंटरनेशनल रजिस्टर्ड एम बैग्स। अंतर्राष्ट्रीय पंजीकृत एम बैग के नुकसान या कुल चोरी या कुल क्षति के लिए कितना मुआवजा दिया जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 150 SDR मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। कॉस्ट ऑफ 1 एरोग्राम इज, एरोग्राम की कीमत क्या होगी? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। 20 रुपये इसका प्राइस है। What is the international registration tariff for air letters, postcards, packets? हवाई पत्र, पोस्ट कार्ड पैकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय पंजीकरण शुल्क क्या लिया जाता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। 150 रुपये लिए जाते हैं। अगर एम बैग की रजिस्ट्रेशन करनी है तो उसके लिए 750 रुपये लिए जाते हैं। बट इज SDR, SDR की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी? जैसे हमने अभी ऊपर किया कंपनसेशन वाला एक क्वेश्चन, ये क्या कंपनसेशन दी जाएगी? 150 SDR। तो यहाँ पे ये जो SDR है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डी ऑप्शन करेक्ट होगी, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट चलते हैं। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन, वाज इलेक्टेड टू दिस पोजीशन ड्यूरिंग द एशियन पैसिफिक पोस्टल यूनियन कांग्रेस हेल्ड ड्यूरिंग। डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव हैं और उन्हें किसके दौरान आयोजित APPU कांग्रेस के दौरान इस पद के लिए चुना गया? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। वर्ष 2022 के दौरान उन्हें महासचिव के रूप में चुना गया। वेट ऑफ एन इंटरनेशनल एम बैग इज, अंतर्राष्ट्रीय एम बैग का वजन कितना हो सकता है? करेक्ट आंसर ए आ जाएगा।
30 किलोग्राम मैक्सिमम एम बैग का वजन हो सकता है। डाकघर निर्यात केंद्र डाकघर निर्यात केंद्र क्या है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, रिलेटेड टू फॉरेन आर्टिकल्स, विदेशी डाक वस्तुओं से संबंधित है। तो डाकघर निर्यात केंद्र भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से छोटे व्यवसायों, कारीगरों के लिए ऑनलाइन दस्तावेजीकरण और सुव्यवस्थित कस्टम क्लियरेंस को सक्षम करके निर्यात की सुविधा के लिए एक पहल है। तो डाकघर निर्यात केंद्र क्या है? तो गवर्नमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव है जो एक्सपोर्ट्स या जो भी स्मॉल बिजनेसेस हैं, ठीक है, जो आपके MSME हैं, उनके लिए ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन और स्ट्रीमलाइन कस्टम क्लियरेंस को सक्षम बनाता है, यानी कि सुविधाजनक तरीके से, आसान तरीके से उनके लिए इसकी पहुंच बनाता है। तो डाकघर निर्यात केंद्र DNK, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है, पूछी जाती है। In India, all banks branches are having dedicated IFSC code for transacting NEFT and RTGS transactions. National Electronic Fund Transfer, Real Time Gross Settlement, full forms बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो भारत में जितने भी बैंक हैं, बैंक शाखाओं में NEFT या RTGS लेन देन के लिए IFSC कोड होता है, लेकिन DOP में क्या होता है? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, ओनली वन IFSC। क्या, तो अगर हम बात करें डाकघरों की, तो डाकघर जितने भी हैं, जितनी भी शाखाएं हैं, सब ऑफिस हैं, हेड ऑफिस हैं, सभी के लिए IFSC कोड सेम है। फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक कस्टमर्स देयर इज ओनली वन IFSC कोड फॉर ऑल ब्रांचेस और पोस्ट ऑफिस। डाकघर में पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक कस्टमर्स के लिए एक ही IFSC कोड है, और ये IFSC कोड आपने याद रखना है, IPOS 4x0 DOP। और बैंक्स की बात करें तो हर ब्रांच का यूनिक IFSC कोड होता है, लेकिन सभी डाकघरों का सेम IFSC कोड है। फॉर जनरेटिंग RPLI क्यूट इन कस्टमर पोर्टल द फॉलोइंग डाटा आर एसेंशियल। ग्राहक पोर्टल में RPLI कोटेशन तैयार करने के लिए कौन सा डाटा आवश्यक है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, उपरोक्त सभी जरूरी हैं सिवाय 10 वाले को छोड़कर, क्योंकि RPLI है तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्यूपेशन कहाँ पे आपसे पूछी जाएगी? जब आप PLI के लिए कोई भी कोटेशन तैयार करोगे। द फॉलोइंग टर्मिनोलॉजीज एंड एक्टिविटीज इन NPS ऑल सिटीजन मॉडल। अब देखो यहाँ पे दिया है Tier 1, जैसे कि हमें पता है NPS नेशनल पेंशन स्कीम है या नेशनल पेंशन सिस्टम में दो तरह के खाते ऑफर किए जाते हैं, एक Tier 1 अकाउंट होता है, एक Tier 2 अकाउंट होता है। तो दोनों के लिए यहाँ पे नीचे पूरी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। Tier 1 अकाउंट की बात करें तो द एप्लीकेंट शैल कंट्रीब्यूट हिज और हर सेविंग्स फॉर रिटायरमेंट इनटू दिस कंडीशन और रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल अकाउंट। तो Tier 1 खाता क्या होता है? ये एक रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल अकाउंट है, और इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर सकता है। तो इस शर्त पर यह खाता खुलेगा कि इसमें आप अपनी मर्जी से कोई विड्रॉल नहीं करेंगे, ये रिस्ट्रिक्टेड विड्रॉल अकाउंट रहेगा। तो Tier 1 खाता क्या हो जाएगा? Tier 1 खाता एक पेंशन अकाउंट की तरह होता है। Tier 2 खाते की बात करें तो इसमें कस्टमर जब चाहे विड्रॉल कर सकता है, तो ये सेविंग अकाउंट की तरह रहेगा। फिर आगे चलते हैं, इनिशियल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो Tier 1 खाते में जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन होगा, तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन एट द टाइम ऑफ अकाउंट ओपनिंग एंड फॉर ऑल सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस इज 500 रुपीज़। तो Tier 1 खाते में जब खाता आप ओपन करेंगे मिनिमम 500 रुपये से होगा, और इसके बाद भी जो आप सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन करेंगे, खाता खोलने के बाद अगले जो भी लेन देन करेंगे वो भी न्यूनतम 500 रुपये से ही होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इनिशियल कंट्रीब्यूशन फॉर Tier 1 क्या हो जाएगा? 500 रुपये। और मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करें तो NPS के लिए 18 से 70 वर्ष है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 28 का C आ जाएगा। इसको आपने याद कर लेना है बहुत अच्छे से। Tier 1 खाता, Tier 2 खाता, मिनिमम कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सारा ऐड कर दिया है, आपने ज़रूर PDF से अच्छे से पढ़ना है। बट इज द अब्रीविएशन ऑफ PFRDA। PFRDA की फुल फॉर्म क्या होगी? करेक्ट आंसर C आ जाएगा, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। C ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। माई स्टैम्प वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द वर्ल्ड फिलैटेलिक एग्जीबिशन इन। माई स्टैम्प को भारत में पहली बार किस विश्व फिलैटेलिक प्रदर्शनी के दौरान पेश किया गया था? B ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इसको पहली बार माई स्टैम्प की बात करें तो माई स्टैम्प को इंडिपेक्स 2011 के दौरान पहली बार
पेश किया गया था। माई स्टैम्प के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। व्हेन वाज द आर्मी पोस्टल सर्विस एस्टैब्लिश्ड, सेना डाक सेवा की स्थापना कब हुई थी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 1856 में हुई थी। मैक्सिमम वेट ऑफ इनलैंड लेटर कार्ड, अंतर्देशीय पत्र कार्ड का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इनलैंड लेटर कार्ड के लिए जो मैक्सिमम वेट लिमिट है 5 ग्राम है, 32 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ILC क्या होता है? कम्युनिकेशन इज कंटेन्ड ऑन ए शीट ऑफ पेपर विद प्रेस्क्राइब्ड साइज एंड फोल्डिंग। इनलैंड लेटर कार्ड इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन विद इन इंडिया ओनली। तो निर्धारित आकार की एक पेपर की शीट होती है जिसे तह के साथ होती है, जिसे निर्धारित तरीके से मोड़ा जाता है और गोंद लगाकर भेज दिया जाता है। तो इनलैंड लेटर कार्ड किस तरह के होते हैं? ठीक है, इस तरह के आपके ILC होते हैं। तो इसमें फ्लैप्स होते हैं, फ्लैप्स के साइज आ जाएंगे और यहाँ पे कोई भी जो भी आपका कम्युनिकेशन है वो लिखेंगे और ये जितने भी फ्लैप्स हैं इनको मोड़ा जाता है, फिर सेंटर से मोड़ा जाता है। तो इस तरह से इसको फोल्ड करके भेज दिया जाता है। और ILC का यूज़ केवल भारत के भीतर प्रेषण या संचार के लिए किया जाएगा, फॉरेन कंट्रीज के लिए इसको नहीं भेजा जाता है। कुछ देशों के लिए भेजा जाता है। PA की तैयारी कर रहे हो तो भूटान, बांग्लादेश और नेपाल याद रखने हैं। इन तीनों देशों को आप भेजना है चाहते हैं संचार, तो ILC का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य देश को संचार भेजने के लिए ILC का यूज़ नहीं किया जाएगा। मेघदूत पोस्ट कार्ड इज अवेलेबल इन हाउ मेनी वैरायटीज? अब तो ये डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन फिर भी याद रखना मेघदूत पोस्ट कार्ड के 2 तरह की वैरायटीज या किस्में थी। What is the postage, registration and acknowledgement charges for blind literature packets? अंध साहित्य पैकेट के लिए डाक शुल्क, पंजीकरण शुल्क और पावती शुल्क क्या है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, कोई भी नहीं, क्योंकि ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के ऊपर ना पोस्टेज चार्जेस लगते हैं, ना रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, ना ही एक्नॉलेजमेंट चार्जेस लगते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। हाउ मैनी डिजिट्स इन MTC एंड इन WUMT? तो पहले इसकी फुल फॉर्म वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस, MTCN की फुल फॉर्म मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर। फुल फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे से याद करनी है। तो जैसे हम अगर अंतर्देशीय डाक की बात करें, जब मनी ऑर्डर भेजा जाता है तो इसके लिए आपको 18 डिजिट का यूनिक नंबर दिया जाता है। वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर के तहत कोई भी अगर आप पैसे भेजेंगे तो उसको ट्रैक करने के लिए आपको MTCN दिया जाता है, मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर दिया जाता है, जो कि 10 डिजिट का होता है। मनी ट्रांसफर कंट्रोल नंबर इन वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर सर्विस हैज 10 डिजिट्स। दिस यूनिक नंबर इज यूज्ड टू ट्रैक द स्टेटस ऑफ मनी ट्रांसफर। तो अपने धन प्रेषण के स्टेटस को ट्रैक करने के लिए आप इस 10 डिजिट के नंबर का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश ऑफिस? कैश ऑफिस क्या होता है? तो कैश ऑफिस किसका प्रकार है? बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी में बहुत बार ये पढ़ा है। कैश ऑफिस सब ऑफिस का प्रकार है। सप्लाईज एंड रिसीव्स कैश टू एंड फ्रॉम अदर सब ऑफिसेस। ये अन्य उप डाक घरों को या तो नकदी की आपूर्ति करता है, अगर उनके पास एक्सेस कैश है तो उस एक्सेस कैश को रिसीव करने का काम भी करता है। सर्व्स एज अ डिपो ऑफ कैश इन एडिशन टू ऑर्डिनरी वर्क ऑफ सब ऑफिस। तो कैश ऑफिस क्या होगा? एक सब ऑफिस होगा जो अपने सामान्य कर्तव्यों के अलावा कैश डिपो के रूप में भी काम करता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, उपरोक्त सभी सही है। अ सब ऑफिस that can supply funds to or receive surplus cash from other sub offices in its vicinity more conveniently than the head office. Bill as general rule we made a cash office. कौन से सब ऑफिस को कैश ऑफिस बनाया जा सकता है? तो इसके लिए भी क्या है, हमारे पास एक रूल है कि कोई भी ऐसा सब ऑफिस जो किसी ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर स्थित है जो बड़ी ही आसानी से अपने आसपास के सब ऑफिस को नकदी पहुंचा सकता है, उनको सप्लाई कर सकता है या उनकी नकदी को एकत्र कर सकता है हेड ऑफिस के मुकाबले। कि अगर आपके पास एक सब ऑफिस है और एक हेड ऑफिस है,
मान लीजिए ये सब ऑफिस ऐसी जगह पे स्थित है जो अन्य सब ऑफिस के पास है, उनके आसपास है, तो आसानी से उन सब ऑफिस को नकदी भी पहुंचा सकता है, सप्लाई कर सकता है या उनके एक्सेस कैश को रिसीव कर सकता है इस हेड ऑफिस की बजाय। तो इस तरह के सब ऑफिस को कैश ऑफिस बनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा जो सब ऑफिस है वो ट्रेजरी स्टेशन के ऊपर स्थित होना चाहिए या बैंक के साथ उसकी ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, लेन देन होने चाहिए। लेकिन इस तरह के अप्रूवल के लिए कि किसी भी सब ऑफिस को अगर कैश ऑफिस बनाना है तो कैसे बनाया जा सकता है, सुपरिटेंडेंट की सैंक्शन की जरूरत होगी। सुपरिटेंडेंट की मंजूरी के साथ किसी भी सब ऑफिस को जो ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पे या तो ट्रेजरी स्टेशन है या फिर वो बैंक के साथ लेन देन करता है और हेड ऑफिस की बजाय वो अधिक आसानी से अन्य सब ऑफिस को नकदी की सप्लाई कर सकता है, उनके एक्सेस कैश को रिसीव कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। दी फीस फॉर इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इज, अकाउंट के लिए विवरण जारी करने का शुल्क क्या है, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, 20 रुपए इसके लिए लगते हैं। पीपीएफ स्कीम इज एक्सटेंडेड टू सिंगल हैंडेड सब पोस्ट ऑफिस विद इफेक्ट फ्रॉम, पीपीएफ योजना को एकल हस्त उप डाक घरों तक कब से लागू किया गया। पहले ये डबल या ट्रिपल हैंडेड सब ऑफिस तक ही सीमित थी, किस वर्ष इसको सिंगल हैंडेड सब ऑफिस के लिए एक्सटेंड किया गया, करेक्ट आंसर डी आ जाएगा 38 की, डी ऑप्शन आपके पास, सॉरी 2020 में किया गया, 38 की ए ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। The new post office act which is recently passed in parliament related to, हाल ही में संसद में पारित नया डाकघर अधिनियम किससे संबंधित है, करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। उपरोक्त सभी से पावर्स टू इंटरसेप्ट पोस्टल आर्टिकल्स, डाक सामग्री को रोकने से संबंधित। एक्सक्लूसिव प्रिविलेजेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के विशेष विशेषाधिकारों के बारे में। एग्जाम्पशन फ्रॉम लायबिलिटी, दायित्व से छूट, इन सब के बारे में है, डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। ट्रांजिट बैग्स मीन, ट्रांजिट बैग का क्या अर्थ होता है, तो ट्रांजिट बैग इज यूज्ड टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन, thereby affording protection to them and securing the disposal in a transit of only one bag in place of several। तो ट्रांजिट बैग का उपयोग एक ही कार्यालय अनुभाग में भेजे जाने वाले कई बैगों को बंद करने के लिए किया जाता है, जिससे उन्हें सुरक्षा मिलती है तथा ट्रांजिट में बहुत सारे थैलों की बजाय सिर्फ एक ही बैग को संभालना पड़ता है। तो मान लीजिए किसी सेक्शन या ऑफिस के लिए बहुत सारे थैले भेजने हैं, तो उन थैलों को अलग अलग भेजने की बजाय एक बड़े थैले में भेजा जाता है, जिसे ट्रांजिट बैग कहा जाता है। तो इसकी सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सेवरल बैग्स इंटेंडेड टू बी डेल्ट विद द ऑफिस एनक्लोज्ड इन अ बैग एड्रेस्ड टू द ऑफिस। तो किसी भी कार्यालय द्वारा अगर बहुत सारे थैले निपटाए जाने हैं, यानी कि किसी भी कार्यालय को बहुत सारे थैले भेजे जाने हैं, तो उन थैलों को रख कर भेजने के लिए एक बड़े बैग का यूज किया जाता है, जिसे ट्रांजिट बैग कहा जाता है। बट इज यूएटी इन आईटी, आईटी यानी कि आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में यूएटी की फुल फॉर्म क्या होगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। But is the latest Finacle DOP version being used in post offices? डाक घरों में प्रयुक्त किया जा रहा नवीनतम Finacle DOP संस्करण कौन सा है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, संस्करण 10। एब्रीविएशन ऑफ LMS इन IT, IT में LMS का संक्षिप्त नाम क्या है, तो दो इसकी फुल फॉर्म्स हैं। मोस्ट जो सही मान सकते हैं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और इसकी लीड मैनेजमेंट सिस्टम, दोनों ही सही हैं। अगर आपने कोई सा भी आंसर लगाया था तो ठीक हुआ था। तो इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो दो दो आंसर भी ठीक हो सकते हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट हो आपने उसकी तरफ चले जाना है। एब्रीविएशन ऑफ आई गोट, तो आप भी ट्रेनिंग करते होंगे आई गोट कर्म योगी के ऊपर, तो ये जो आई गोट है इसकी फुल फॉर्म क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो आई गोट क्या है, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है जो कि सरकार के द्वारा डेवलप किया गया है, ताकि जो भी एम्प्लॉयज हैं, सिटीजन्स हैं, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जा सके। डिजिटल एड्रेस इज बेस्ड ऑन, डिजिटल एड्रेस किस चीज के ऊपर आधारित है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, लैट लॉन्ग के ऊपर निर्धारित है। तो डिजिटल एड्रेस जो है लैट लॉन्ग के ऊपर अधिक आधारित है,
क्यों? दिस इज बिकॉज डिजिटल एड्रेस आल्सो नोन एज जियो कोडिंग यूज लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेशन टू पिन पॉइंट लोकेशन ऑन अर्थ। क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि जो डिजिटल पता है जिसे जियो कोडिंग भी कहा जाता है, पृथ्वी पर किसी भी स्थान को सटीक रूप से बताने के लिए अक्षांश और देशांतर निर्देशांक का उपयोग करता है। तो डिजिटल एड्रेस में क्या होता है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज किया जाता है, इसलिए इसको लैट लॉन्ग कहा जाता है। ठीक है, लैट लॉन्ग के ऊपर ये बेस्ड है। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ESS एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस पोर्टल, इसके लिए अगर हम बात करें URL की क्या है, ESS के लिए URL कौन सा है, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, इसको आपने याद कर लेना है। एब्रीविएशन ऑफ ECMS की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगी, ए ऑप्शन सही होगी। डिजी डाक का क्या अर्थ है, तो इसकी करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगी, डिजिटल ड्रिवन एक्सेलरेटेड नॉलेज बेस। नेक्स्ट हमारे पास नन्यथा सॉफ्टवेयर इज यूजिंग फॉर, नन्यथा सॉफ्टवेयर का उपयोग किस चीज के लिए किया जाता है, क्लियरेंस ऑफ लेटर्स, लेटर बॉक्सेस की निकासी करने के लिए या लेटर बॉक्सेस से पत्रों की निकासी करने के लिए नन्यथा सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। लोकेशन ऑफ कमांड कंट्रोल सेंटर इन IT में कमांड कंट्रोल सेंटर कौन से स्थान पर है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, CEPT बेंगलोर में स्थित है। Which state in India is the largest producer of नेचुरल रबर, भारत में कौन सा राज्य प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, केरला। The Western Ghats region runs to a length of 1600 kilometers. Which among the following states are covered by the Western Ghats? पश्चिमी घाट क्षेत्र 1600 किलोमीटर की लंबाई तक फैला हुआ है, इनमें से कौन सा राज्य पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, इसमें तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात आते हैं। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ दी फॉलोइंग, भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति शामिल होते हैं। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है, बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विजय सिंह गोल्फ प्लेयर इज फ्रॉम विच कंट्री, विजय सिंह जो कि एक गोल्फ प्लेयर हैं कौन से देश से जुड़े हुए हैं, 55 की डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फिजी देश से जुड़े हुए हैं। रमेश बाबू वैशाली इज बिलोंग्स टू, रमेश बाबू वैशाली किससे संबंधित है, तो चेस ग्रैंड मास्टर है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, इसमें बताना है कौन सा सही है, तो मोहिनीअट्टम केरला से जुड़ा हुआ है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से और कथक उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो 57 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी आपके पास, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ, क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, देखो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है 1942 में शुरू हुई और किसकी लीडरशिप में, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी की लीडरशिप में, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, हु गेव द स्लोगन वंदे मातरम, वंदे मातरम का नारा किसने दिया था, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन है हमारे मार्ग में बाधा, तो ये आपने अच्छे से पढ़ लेना है, कहानी है, मजा आएगा आपको पढ़ने में। करेक्ट आंसर इसका ए होगा, फुल एंड ओन एफर्ट्स, पूर्ण एवं स्वयं के प्रयास। तो ये था हमारे पास कर्नाटका सर्किल का PSA का 2024 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या आपको लगे आंसर गलत बताया गया है, कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए, क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली बुक चाहिए जिसमें सभी टॉपिक्स को कवर किया हुआ हो, तो आपको बुक्स मिल जाएंगी। और अच्छे से तैयारी करनी है तो क्लासेस में जुड़ सकते हैं आप, हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। बुक्स लेने के लिए भी सेम नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत किया, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की, पर्यावरण को बचाने के लिए। इस जर्नी में ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ें। डिस्क्रिप्शन में आपको एक चैनल का लिंक मिल जाएगा, चैनल सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।